नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आज डे 5, जिसमें ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम जो फेब 2026 में हुए हैं, इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे 72 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे। साथ ही साथ लास्ट में लगभग 20 मिनट का और इसी वीडियो में सेशन रहेगा, जिसमें ऐसे फैक्ट जो इन सवालों में नहीं आए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो भी कवर हो जाएगा, ताकि कोई भी चैप्टर से चीजें मिस न हो। तो एंड तक बने रहना। बाकी ये पूरी जो ई बुक है, जिसमें 101 सेट में हुए साइंस के 2525 क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसका प्रिंट वर्जन मेन पीडीएफ है ना, उसके साथ आपका पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा, जिसमें कम पेज है तो आप खुद इसका प्रिंट भी करवा सकते हो, तो उसके साथ में इंक्लूड रहेगा। कूपन कोड आप वैसे टीटीजीके से 10% मिलता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल यहाँ पर कूपन कोड अभी चल रहा है टी ग्राम 25% इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस में ये बुक आप ई बुक के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जीके.in और ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें सभी 27 चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के जो ग्रुप डी में 2500 क्वेश्चन पूछे हैं वो इंक्लूड हैं। तो चलिए यहाँ पर इस सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक है, तो कम से कम आप एग्जाम से पहले 10 से 15 मॉक टेस्ट लगा के जाना। तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके भी मिल जाएंगे। अभी जो पास लेते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे, तो ये न्यू यूजर नए मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेंगे अपने पेरेंट्स वगैरह के, जो आपने ऑलरेडी पहले पास ले रखा है उस केस में, तो टीटीजी के से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 700 क्या 675 के आसपास आपका पास मिल जाएगा। और इसमें ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम हो चुके हैं जो 2025-26 में, उसके पेपर भी मिलेंगे। एटलीस्ट वो तो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट करो, उनका आप सॉल्यूशन देखो, डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट शीट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही पास करो, टीटीजी के कूपन कोड से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अपन पहला प्रश्न है, मिश्रण और यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला देखिएगा, मिश्रण का संगठन परिवर्ती होता है, जबकि यौगिक में प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव निश्चित होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं मान लेता हूं कि रेत प्लस चीनी का मिश्रण है। मिश्रण में क्या है? रेत प्लस चीनी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब ये 100 ग्राम मिश्रण रहते हैं रेत प्लस चीनी का। इस 100 ग्राम मिश्रण में हो सकता है 50 ग्राम आपका रेत हो और 50 ग्राम आपका चीनी हो। यह भी हो सकता है कि इसमें 70 ग्राम रेत हो और 30 ग्राम चीनी हो। तो आप देख सकते हो मिश्रण वही रेत और चीनी का है, लेकिन इसका संगठन देखो आप अलग अलग पा रहे हो। जबकि यौगिक में प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव निश्चित रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यौगिक जैसे मैं जल ले लेता हूं H2O, इसमें हमेशा पानी चाहे नल का लेकर आओ, समुद्र का, किसी का पानी आप लेकर आएंगे, उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि अनुपात बदल जाए। H2O2 होगा तो वो पदार्थ ही अलग हो जाएगा, वो जल नहीं रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। यानी संगठन हमेशा निश्चित रहता है यौगिक में नए पदार्थ का। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मिश्रण अपने संघटक पदार्थों के विभिन्न गुण प्रदर्शित करता है। यह भी बात कहीं ना कहीं सही है। मिश्रण होता है ना, अपने घटक पदार्थों की मूल गुण बनाए रखता है मिश्रण। जैसे रेत और चीनी का मिश्रण है, तो रेत का अलग गुण है, चीनी का अलग गुण है, वो गुण बनाए रखेगा। लेकिन यौगिक में जब घटक मिलकर यौगिक बनाते हैं ना, 2 अवयव मिलकर, उस केस में यौगिक के गुणधर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, अपन एक जल की बात कर लेते हैं। जल में क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों ही आग जलाने में सहायक है। और H2O ऐसा नहीं है, ये आग जलाने में सहायक नहीं रहता, लेकिन ये सहायक है। तो इन दोनों से मिलकर ये यौगिक बना है। तो ये घटक अवयव से इनके गुणधर्म, नया जो पदार्थ बना वो गुणधर्म ही अलग हो गए। जबकि मिश्रण में जिससे मिश्रण बना है उनके गुणधर्म उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जबकि यौगिक में नया पदार्थ समान गुण प्रदर्शित करता है। समान गुण की बजाय यहाँ पर आपका समान गुण, ये टर्म सही नहीं है, क्योंकि जो आपका यौगिक बनता है ना, उसमें नया पदार्थ है वो
यौगिक जिस अवयवों से मिलकर बना है उनके गुण समान प्रदर्शित नहीं करेगा। कहीं न कहीं मिश्रण अपने संकटक पदार्थों के विभिन्न गुण, मिश्रण जिन भी अवयवों से मिलकर बना है उनके अलग अलग गुण वो प्रदर्शित करेगा। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है। यौगिक में हमेशा नया पदार्थ है, नए गुण रहेंगे उनके अवयवों से। तो ये वाली चीज सही है, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए कैंडिडेट कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि रेलवे ने ए और बी दोनों को क्या माना है, सत्य माना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला सवाल, कौन सा गुण निलंबन को कोलाइड से सबसे स्पष्ट रूप से विभेदित करता है। निलंबन और कोलाइड ये दोनों ही कहीं न कहीं कणों के आकार पर डिपेंड रहता है। तो इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कणों का जमाव, निलंबन और कोलाइड दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, लेकिन निलंबन आपके कोलाइड लगता है समांगी जैसा। तो कोलाइड में क्या है, कण है वो स्थिर एक तरीके से बैठते नहीं है, कण जमते नहीं है आसानी से। निलंबन में कण है वो आसानी से गुरुत्वाकर्षण के बल से जमाव हो जाता है। तो निलंबन और कोलाइड दोनों ही विषमांगी हैं, लेकिन मुख्य अंतर इनके कणों के आकार का है। निलंबन में कण बड़े होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जल्दी नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि थोड़े भारी होंगे। कोलाइड में कण थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए ब्राउनियन गति के कारण वे लंबे समय तक निलंबित रहते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठते और आसानी से नहीं जमते हैं। तो विकल्प ए गलत है क्योंकि दोनों में टिंडल प्रभाव होता है। आपको पूछा है विभेदित सही कौन सा, देखिए प्रदीप्त में प्रकाश प्रकीर्णन का अभाव है। दोनों में ही निलंबन और कोलाइड के कण थोड़े बड़े होते हैं ना, तो प्रकाश की किरणों को वो प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं एक तरीके से। तो इसलिए ये दोनों ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, अभाव नहीं रहता है। निलंबन और कोलाइड दोनों ही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाद्य यंत्र बनाने के लिए पीतल के एक नमूने को पिघलाकर सांचे में डाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णित करता है कि पीतल को समांगी मिश्रण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। अब पीतल यानी पिताजी, पीतल में क्या है, तांबा और जस्ता है। पिताजी यानी तांबा और जस्ता, आपका पीतल यानी पिताजी। तो पीतल, तांबा और जस्ता। तांबा का मतलब कॉपर और जिंक। पीतल जिंक और कॉपर के अभिक्रिया से निर्मित यौगिक का एक उदाहरण है। तो पीतल की बात करें, वो यौगिक नहीं है, वो मिश्रण है, एलॉय है। यौगिक अलग है, मिश्रण अलग होता है। तो पीतल जिंक और कॉपर का एक मैं कहूंगा समांगी मिश्रण है। पीतल जिंक और कॉपर का समांगी मिश्रण है, यौगिक नहीं है। पीतल के घटक समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें दृष्टिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि ये थोड़े समांगी हैं। तो समान रूप से पूरे पीतल में वितरित है घटक, जो तांबा और जस्ता है, बिल्कुल समान रूप से हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पीतल केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, इसलिए ये एक समान दिखाई देता है। एक प्रकार क्या, दो अलग अलग है ना, तांबे का अलग परमाणु है, जस्ते का अलग परमाणु है, तो एक प्रकार नहीं होगा। पीतल के घटक रासायनिक रूप से बंधे होते हैं, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये विकल्प डी इसलिए गलत है क्योंकि इन्हें घटक भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं, जैसे विद्युत अपघटन से आप कर देंगे। इसलिए समान वितरण और दृष्टिगत एक रूपता इसे समांगी मिश्रण बनाती है। तो ये एलॉय है, इसमें दोनों धातुएं पूर्णतः एक समान रूप से वितरित रहती हैं, जिससे पूरे नमूने में एक समान स्ट्रक्चर और गुण वहां पर देखने को मिलते हैं और दृष्टि से या सूक्ष्म दर्शी से भी घटक अलग नहीं दिखते हैं। पीतल यौगिक नहीं है, ध्यान देना, मिश्रण है। और पीतल एक परमाणु से नहीं बना है, कॉपर और जस्ते के अलग अलग परमाणु हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता के लिए तीन फॉर्मूले, ध्यान देना। एक तो आपका मास परसेंटेज हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, तीसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। मास ऊपर रहता है, आयतन नीचे रहता है। किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन, ये तीनों कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन विलयन की सांद्रता के लिए आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं फॉर्मूला बता, तो ये नीचे दे रखे हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब ऊपर रहेगा आपका विलयन का द्रव्यमान और नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। आयतन में विलयन का आयतन और ऊपर आपका विलय का आयतन। द्रव्यमान आयतन में विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो आयतन द्रव्यमान ऐसा मानक विधि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यौगिकों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प
चुनिए। तत्व अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल, तत्वों से ही यौगिक बनता है। बनने वाला प्रत्येक नया पदार्थ परिवर्तनशील संरचना का होता है। देखिए, प्रत्येक बनने वाला जो नया पदार्थ होगा ना, वो यौगिक, जो यौगिक अब बनता है ना, उसकी स्ट्रक्चर संरचना फिक्स है। जैसे जल, कहीं पर भी आप कौन सा भी जल लेकर आ जाओ, उसमें H2O ही रहेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर है कि नया परिवर्तनशील संरचना, जो कि गलत है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यौगिक के केस में घटक है, रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से ही अपन अलग कर सकते हैं। तो 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 सही है। और 1 इसलिए सही क्योंकि तत्व तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए यौगिक बनाते हैं। जैसे 2 एलिमेंट हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक बना दिया। दो वाला आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नया पदार्थ यौगिक होता है, उसका निश्चित संगठन होता है, स्थिर अनुपात होता है। यौगिक के घटकों को भौतिक विधि से नहीं, केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही पृथक किया जा सकता है। हम विलयन की सांद्रता को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। तो इसमें से कौन सी विधि गलत है? तो विधि यहाँ पर एक ही गलत आपके होगी। आयतन, आयतन तो आपका है, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान आयतन भी है। आयतन और विलयन का द्रव्यमान, आयतन ऊपर नहीं रहता है, ऊपर आपका द्रव्यमान बट्टा आयतन होगा। ठीक है, मास बट्टा वॉल्यूम गुणा 100 होगा। तो ये आपका गलत दे रखा डी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? यौगिक और विलयन। विलयन देखिएगा, विलयन हमेशा समांगी होता है, कण बहुत छोटे होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण होते हैं, जबकि विलयन केवल यौगिकों के मिश्रण होते हैं। ये जरूरी नहीं कि विलयन केवल यौगिका का मिश्रण हो, ये गलत दे रखा है। यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये गलत है। यौगिक को अपन रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों से ही पृथक कर सकते हैं, जबकि विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को पृथक कर सकते हैं। यौगिक सदैव दरो होते हैं, लेकिन विलयन किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। यौगिक सदैव दरो होता है ऐसा नहीं है। विलयन के विपरीत यौगिक एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। बिल्कुल, यौगिक का संगठन निश्चित होता है, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं, पानी प्लस नमक का मिश्रण, विलयन पानी प्लस नमक। तो पानी प्लस नमक है। अब पानी और नमक में ऐसा नहीं कि हमेशा का 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज्यादा नमक डाल सकते हो, कम नमक डाल सकते हो। तो निश्चित संगठन नहीं होता विलयन का। विलयन के विपरीत यौगिक का निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होता है। बिल्कुल, यौगिक के गुणधर्म फिक्स है, संगठन आपका फिक्स होगा। तो डी वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट यहाँ पर कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है? तो ये भी बार बार सवाल आ रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा, विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। कोलाइड के गुणधर्म के संबंध में सही कथन का चयन करें। प्रक्षेपण माध्यम वह घटक है जिसमें उसकी प्रावस्था निलंबित रहती है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड समांगी नहीं है, विषमांगी है, ध्यान देना। लगता समांगी लेकिन है नहीं। इन्हें निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कोलाइड विलयन के घटक प्रक्षिप्त प्रावस्था नहीं होती है। तो इसमें कहीं न कहीं विकल्प ए ही आपको करेक्ट दिख रहा है कि कोलाइड में एक पदार्थ प्रक्षिप्त प्रावस्था छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ प्रक्षेपण माध्यम में निलंबित रहती है। तो प्रक्षेपण माध्यम, जैसे मैं कहूंगा कि ये आपका विलायक कह दो, और प्रक्षिप्त प्रावस्था ये आपका विलय कह दो। तो विलय विलायक में ही रहेगा और कहाँ रहेगा? तो एक पदार्थ जो कम है, कम क्वांटिटी में है, जिसे आप प्रक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे, और ज्यादा क्वांटिटी में है वो प्रक्षेपण माध्यम है। उसी में कम क्वांटिटी वाला निलंबित रहेगा, आपका निलंबित तैरता रहेगा। प्रक्षेपण माध्यम वह है जिसमें कण फैले रहते हैं। जैसे दूध में जल माध्यम है और वसा का कण निलंबित रहता है। दूध में क्या है? विलायक कह दो, या फिर जो प्रक्षेपण माध्यम वो है जल है, उसमें वसा के कण क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं, तैरते हैं। विकल्प बी गलत है क्योंकि कोलाइड विषमांगी होता है। विकल्प सी गलत है क्योंकि कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, निस्यंदन से अलग नहीं होते, इतने छोटे होते हैं कि आप फिल्टर से छान कर अलग नहीं कर सकते हो। विकल्प डी गलत है क्योंकि कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रावस्था होती, ये बोल रहा कि नहीं होती। प्रक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम दोनों ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलय और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है? अब विलयन तो हमेशा आपका समांगी ही रहता है, और पानी में घुला कार्बन तो ये समांगी नहीं रहेगा, पानी में कार्बन घोल रहेंगे तो विषमांगी है। हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन
यहाँ पर एक समांगी मिश्रण रहेगा, हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसों का जो मिश्रण है वो समांगी है। तो आपको वही पूछा, विलयन समांगी है। सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बिरादा, अब सल्फर और लोहा है वो अलग ही दिखेगा, समांगी नहीं है। पानी में घुली चीनी, तो पूछा है जहां विलय और विलायक दोनों तत्व हैं, तो यहां पर आपका एलिमेंट कहाँ गया, विलय और विलायक। देखिए पानी में घुली चीनी, ये कहीं न कहीं विलायक इसमें आपका पानी है और चीनी यहाँ पर विलय हो रही है, लेकिन दोनों तत्व नहीं है। तत्वों में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों ही तत्व हैं और विलीन आपका समांगी है। तो विलीन समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय और विलायक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं। हवा में ऑक्सीजन विलय, नाइट्रोजन विलायक दोनों गैसीय तत्व और एक समान रूप से मिश्रित है, इसलिए समांगी गैसीय विलयन है। कार्बन पानी में नहीं घुलता। ठोस द्रव विलयन है, लेकिन प्रश्न में दोनों तत्वों की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण को यौगिक से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है, विभेदित करता है। ये बार बार रिपीट हो रहा सवाल। तो मिश्रण अपने संघटकों के अलग अलग गुणधर्मों को प्रतिधारित करता है। मिश्रण में जो भी अवयव है जिनसे मिलकर मिश्रण बना है, उनके जो अवयव हैं उनके गुणधर्म आपको मिश्रण में भी देखने को मिल जाएगा। तो अपने संघटकों के अलग अलग गुणधर्म को प्रतिधारित वो करता है। तो मिश्रण में घटक अपने मूल गुण बनाए रखता है, ठीक है। जैसे नमक जल में नमक का स्वाद और जल की तरलता दोनों मौजूद है। नमक और जल का जो मिश्रण है उसमें आपका नमक का स्वाद भी है और जल की तरलता भी मौजूद है। इन्हीं मिश्रण में घटकों के गुणधर्म रहेंगे। यौगिक में हमेशा नए गुण बनते हैं, घटकों के गुणधर्म नहीं रहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण और यौगिक के बीच उचित अंतर बताता है। तो ये देखिए, मिश्रण को रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक की भौतिक विधि द्वारा उल्टा है। मिश्रण आप भौतिक विधि से कर सकते हो, यौगिक को रासायनिक विधि से करना है। मिश्रण के गुणधर्म भिन्न होते हैं, जबकि यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों से पूर्ण रूप से समान होते हैं। ये भी उल्टा दे दिया, यौगिक के गुणधर्म भिन्न होते हैं जबकि मिश्रण के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के समान होता है। ये दोनों ही गलत है। मिश्रण का संगठन परिवर्तित होता, बिल्कुल मिश्रण फिक्स नहीं है, आप उनका संगठन को चेंज कर सकते हो। नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, पानी में, ये सारा आप परिवर्तन कर सकते हो। जबकि यौगिकों का संगठन निश्चित होता है, बिल्कुल यौगिकों का संगठन हमेशा निश्चित होता है। तो मेरे को विकल्प सी करेक्ट दिख रहा है। मिश्रण का संगठन स्थिर होता है, जबकि यौगिकों का संगठन परिवर्तित होता है। तो यौगिकों का संगठन है ना वो निश्चित होता है कि यौगिक जैसे H2 है तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से ही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विलयन को स्थायी तब कहा जाता है जब स्थायी विलयन है, इसका मतलब वो समांगी है, उसमें विलय के कण नीचे नहीं बैठ रहे हैं, नीचे जमाव नहीं हो रहा है। विलय के कण विलायक कणों के साथ एक अलग परत बनाते हैं। अविक्षुब्ध रहने पर विलय के कण विलयन की सतह पर तैरते हैं। अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। बिल्कुल स्थिर अवस्था में भी विलय के कण वहां पर नीचे नहीं बैठ रहे हैं। अविक्षुब्ध रहने पर विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं। स्थायी है कि विलय के कण नीचे नहीं बैठ रहे, वो स्थायी चीज है। स्थायी विलयन में विलय के कण बहुत छोटे होते हैं और ब्राउनियन गति के कारण अविक्षुब्ध रहने पर भी नीचे नहीं बैठते, निलंबन में कण बैठ जाते हैं, ध्यान देना। लेकिन आपका ये जो पूछा विलयन में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, बार बार आ रहा है। मिश्रण, यौगिक में नया पदार्थ बनता है, उसके गुणधर्म उनके घटक अवयव से अलग होता है, जबकि मिश्रण में इसका उल्टा है। मिश्रण के घटक अपने गुणधर्म को बनाए रखता है, मिश्रण अपने घटकों के गुणधर्म को बनाए रखता है। तो ये सारी चीजें, नमक और जल में नमक का स्वाद और जल की तरलता दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। टिंडल प्रभाव विलयन नहीं दिखाता है, बाकी आपका निलंबन हो गया, कोलाइड हो गया, ये दिखाते हैं। तो पाइस, दुग्ध, कॉपर सल्फेट विलयन, मंड, कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसमें आप कॉपर सल्फेट विलयन देखेंगे तो ये आपका समांगी है, और विलयन होता है ना, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। तो ध्यान रखना है कि टिंडल प्रभाव तब दिखता है जब प्रकाश किरणें कणों से प्रकिरणित होती हैं। अब विलयन की बात करते हैं तो विलयन में जो कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है और प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाता है, प्रकिरणित नहीं कर पाता है, इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन की बात करें तो ये आपका विलयन है। विलयन के उदाहरण में जैसे जल और नमक हो गया, इसका विलयन है। जल में चीनी है, कॉपर सल्फेट और जल का विलयन है। नींबू जल है, सोडा जल है, ये कहीं न कहीं विलयन के उदाहरण है। तो इसमें आपका दुग्ध हो गया। दुग्ध क्या है, दुग्ध आपका कोलाइड है, पायस आपका कोलाइड है।
तो कोलाइड में क्या है कि जो थोड़े कणों के आकार बड़े होते हैं, इसलिए टिंडल प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें हैं इन कणों से प्रकीर्णित होती हैं, टकराकर जो प्रकीर्णित होती हैं, तो वो प्रकाश का मार्ग आपको दिखता है, वही टिंडल प्रभाव होता है। और मंड भी पानी में मिलाने पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक होते हैं। कोलाइडी कण अपकेंद्रण द्वारा पृथक होते हैं। कोलाइड कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सामान्य आप फिल्टर से निस्यंदन यानी फिल्टर करके अलग नहीं होते हैं। अपकेंद्रण में उच्च गति से घुमाने पर कण अलग हो जाते हैं, बहुत ही उच्च गति से घुमाते हो। और निस्यंदन सच्चे विलयन के लिए क्वथन और क्रिस्टलन अलग विधियां हैं। कौन सा गुणधर्म समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है। कौन सा गुणधर्म है समांगी और विषमांगी मिश्रण को आपस में अलग करता है। इसमें आपका हो जाएगा एक समान संगठन। समांगी मिश्रण में पूरे मिश्रण में एक समान संगठन होता है। पूरे मिश्रण में कहीं से भी आप नमूना ले लो, उसमें संगठन रहेगा। आपको जैसे कि नींबू पानी है, चाहे यहां से घूंट लो, इस साइड से लो, एक जैसी आपको लगेगी उसका स्वाद, टेस्ट वगैरह। हर भाग में घटकों का अनुपात समान है, जैसे नमक जल है। विषमांगी में संगठन अलग अलग भागों में भिन्न होता है, जैसे नमक रेत का मिश्रण है, जरूरी नहीं हर जगह नमक रेत में सेम इतनी क्वांटिटी में रेत के कण सेम और नमक के कण सेम हो, उसी जगह से आपने दूसरी कोई क्वांटिटी उठाई है सेम वेट की। अन्य विकल्प समांगी विषमांगी दोनों में हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संगठन परिवर्ती होता है। मिश्रण का संगठन हमेशा परिवर्ती होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये यौगिक है, जल हाइड्रोजन क्लोराइड। यौगिक का संगठन हमेशा फिक्स रहता है कि जल में H2O रहेगा, मेथेन में CH4 ही रहेगा, तो ये सभी फिक्स इनका परसेंटेज संगठन रहता है। लेकिन पीतल, तो पीतल, तांबा और जस्ता, ठीक है, तो ये एक मिश्रण है। मिश्रण का संगठन आपका चेंज होता रहता है, ठीक है, मिश्रण है, एलॉय है। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। निलंबन आपको पता है कि विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल करेक्ट है। निलंबन के कारण इनके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं और प्रकाश का पथ आपको दिखता है, ये भी सही है। निलंबन के कण बड़े होते तो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। निलंबन के कण आप देख सकते हो खुद। तो तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म यौगिकों से संबंधित नहीं है। नए पदार्थ के गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक में नए पदार्थ जो बनता है गुणधर्म भिन्न होते हैं, सही है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक में जो अवयव है ना, उन्हें रासायनिक विद्युत रासायनिक विधि से ही अलग कर सकते हैं, तो ये गलत है। तो यौगिक में नहीं, मिश्रण में भौतिक विधि से आप कर सकते हो। तत्व अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाता है, बिल्कुल। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। जो भी यौगिक का पदार्थ है, जैसे जल है तो जल का फिक्स संगठन रहेगा, CH4 का फिक्स संगठन है, कहीं से भी आप उठा लो उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का उदाहरण नहीं है। दूध कोलाइडी है, कुहासा कोलाइडी है, धुआं कोलाइडी है, वायु, वायु एक समांगी मिश्रण है। वायु सच्चा समांगी गैसीय विलयन में कहूंगा, गैसों का मिश्रण में कहूंगा। जबकि दूध, कुहासा, धुआं ये आपके कोलाइडी है। ये क्या है, कोलाइडी। तो वायु में विभिन्न गैसें होती हैं, जैसे मैं मान दूं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन 78 है तो विलायक है, बाकी गैस विलय है, तो इसे आप गैसीय विलयन भी कह सकते हो। नाइट्रोजन ज्यादा है तो विलायक हो जाएगी, तो गैसीय विलयन जो समांगी मिश्रण भी कह सकते हो। पीतल किसका उदाहरण है। पीतल एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण है, ये एलॉय मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि घटक एक समान रहते हैं, वितरित रहते हैं, पूरे मिश्रण में अलग दिखाई नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों को विलयन से सर्वोत्तम रूप से अलग करता है। यौगिक को विलयन से, तो यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यौगिकों को आप रासायनिक विधि से ही पृथक कर सकते हो, ये तो गलत है। यौगिक और विलयन दोनों सदैव समांगी और रासायनिक रूप से आबंधित होते हैं। देखिए विलयन आपका समांगी होता है, तो ये आधा अधूरा मेरे को सही लग रहा है कि विलयन, यौगिक और विलयन दोनों समांगी, ये तो सही स्टेटमेंट है। यौगिक समांगी होता है, विलयन भी समांगी होता है, लेकिन यौगिक में कण रासायनिक रूप से आबंधित होते हैं, विलयन में नहीं होता है। विलयन की जब आप बात करते हो समांगी है, लेकिन इसके घटक रासायनिक रूप से आबंधित नहीं होते हैं, बल्कि भौतिक रूप से मिश्रित होते हैं। उदाहरण आप NaCl को ले लो, जो यौगिक है, इसमें Na+ और Cl- आयन रासायनिक रूप से बॉन्डिंग होती है।
नमक का पानी ले लो, नमक और पानी ले लो। नमक और पानी रासायनिक बंध नहीं बनाते, केवल मिश्रित होते हैं भौतिक रूप से। ये गलत स्टेटमेंट है। यौगिक का परिवर्ती संगठन होता है, जबकि विलेन का निश्चित संगठन होता है। यौगिक का तो निश्चित संगठन होता है, आपको पता ही है, और विलेन का जरूर, विलेन का निश्चित संगठन नहीं होता है। विलेन आप कितना ही नींबू पानी में मिक्स कर दो, ये आप पर डिपेंड है। तो विकल्प सी गलत है। यौगिक का एक निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं, बिल्कुल, उसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक जो एक नया पदार्थ बन रहा है, जिन भी तत्वों से मिलकर बन रहा है, उन तत्वों के गुणधर्म यौगिक से अलग होंगे, जबकि विलेन में ऐसा नहीं होता है। विलेन में ऐसा नहीं होता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से किस पर स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है? यौगिक स्थिर अनुपात होता है, तत्व में भी स्थिर अनुपात है, आयनिक यौगिक हो गया, लेकिन मिश्रण में स्थिर अनुपात नहीं रहता है, ये ध्यान देना। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। निलंबन एक समांगी मिश्रण है, गलत है। निलंबन विषमांगी है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। जब निलंबन को अप्रभावित छोड़ दिया जाए तो विलेय के कण नीचे बैठ जाते, अर्थात निलंबन अस्थिर है, बिल्कुल। विलयन आपका स्थिर है, लेकिन निलंबन का मतलब ये हुआ कि जब आप छोड़ देंगे तो विलेय के कण समान रूप से वितरित नहीं होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो स्थिर नहीं रहेगा। निलंबन है, जब विलेय के कण नीचे बैठ जाएंगे तो स्थिर कहाँ रहेगा। तो दो, और आपका कथन 3 करेक्ट है और कथन 2 करेक्ट है। 2 और 3 सही है। निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि, निलंबन विलयन से भिन्न क्यों होते हैं? विलयन आपका समांगी है, निलंबन आपका विषमांगी है। पहली चीज तो ये, विलेन में कण को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, निलंबन में आप देख सकते हो। निलंबन रहने का मतलब है तैरते रहना, तो इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन विलेनों से भिन्न होते हैं क्यों? क्योंकि निलंबन में आप नग्न आंखों से देख सकते हो। दूसरा है कि इनका विलय पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, निलंबन में नहीं होता। ये पारदर्शी होते हैं, इनके कण स्थायी रहने पर जमते नहीं है, जम जाते हैं निलंबन में जब आप स्थायी रखेंगे। ये गलत है। तो कहने का मतलब केवल स्टेटमेंट ए ही करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग निलंबन से कणों को अलग करने के लिए किया जाता है? निलंबन से कण को अलग करना तो आप फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि कणों का आकार बड़ा है, तो आप फिल्टर यानी निस्यंदन विधि को काम लेंगे, भौतिक विधि को काम लेंगे। निलंबन में कण बड़े होते हैं, इसलिए निस्यंदन से अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथक्करण के संबंध में मिश्रण और यौगिक के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है? इनका आपका घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो यही पूछा है। मिश्रण और यौगिकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन। देखिए, मिश्रण के जो घटक अवयव है भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, यौगिक में आप नहीं कर सकते हो। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि निस्यंदन फिल्टर करके आश्रित करके अलग कर सकते हैं, यौगिक के घटकों को नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का लक्षण है? तो कोलाइडल विलयन में कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, क्योंकि कोलाइडल विलयन है, इसमें एक तो विलयन होता है जो समांगी मिश्रण है, कोलाइडल विषमांगी है, कणों का आकार बड़ा होता है, तो प्रकाश की किरणों को ये टकराकर प्रकीर्णित करेंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। निलंबन और कोलाइड में ऐसा होता है। शांत रहने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, तो कोलाइडल में इतने आसानी से शांत रहने पर नीचे नहीं बैठते, निलंबन में बैठ जाते हैं। कणों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है, निस्यंदन फिल्टर करके आप अलग कर सकते हो, जिसमें थोड़े कणों के आकार बड़े हो, जैसे निलंबन में होता है। कण सूक्ष्मदर्शी से के नीचे अदृश्य होते हैं, सूक्ष्मदर्शी थे तो आप देखेंगे ना, अदृश्य कैसे होंगे, देख पाएंगे। तो ए वाला आपका करेक्ट है। कौन सा गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेदित करता है? मिश्रण और यौगिक का यही है कि भाई यौगिक में निश्चित संगठन होते हैं, मिश्रण में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन है? कोलाइडी आपका दूध है, चीनी का घोल आप लेंगे तो ये विलयन है, कोलाइडी नहीं है। नमक का पानी ये विलयन है, समांगी जो मिश्रण है। पानी में रेत विषमांगी मिश्रण हो जाएगा एक तरीके से, पानी में रेत। तो यहां पर ये दूध एक कोलाइडी विलयन है, क्योंकि इसमें वसा के छोटे कण निलंबित रहते हैं, तैरते रहते हैं, कोलाइड आकार के रहते हैं, तो टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। स्थिर रहता है। चीनी और नमक का घोल सच्चा विलयन है। पानी में रेत निलंबन है, पानी में जो रेत है, रेत के कण बड़े होते हैं, तो ये निलंबन की अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रणों के लिए सही है किंतु यौगिकों के लिए नहीं है? बार बार मिश्रण और यौगिक से ही सवाल आ रहे हैं। तो मिश्रणों को आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हो, यौगिक को नहीं कर सकते हो।
घटकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो मिश्रण के लिए तो सही है, लेकिन यौगिक के लिए आप रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि काम में लेंगे। तो मिश्रण में घटक केवल भौतिक विधि, आप फिल्टर करके आप उन्हें अलग अलग क्वथनांक होते हैं तो गर्म करके फिर वापस संघनन करके चुंबकीय पृथक्करण करके अलग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। निलंबन होते हैं बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण, बड़े आकार के होते हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़े, निलंबित रहते हैं मतलब तैरते रहते हैं, ठोस कण रहते हैं, ठीक है, लेकिन स्थिर नहीं होते हैं, जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। ये विषमांगी होता है क्योंकि अलग अलग भागों में इनका संगठन भिन्न भिन्न होता है। समांगी विलयन में कण अदृश्य होते हैं, कोलाइड में छोटे कण स्थिर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी विलयन की सांद्रता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए सांद्रता के लिए जैसे दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित विलायक की मात्रा, दिए गए विलयन की मात्रा में विलय, ये करेक्ट है। आप देखते हो 3 प्रकार के आपको सांद्रता के फॉर्मूले बताए हैं। एक तो आपका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? एक विलय का, यहां पर नीचे विलयन का। मास अपॉन मास, मास किसका? विलय और विलयन, न कि विलायक, ठीक है। और दूसरा मास अपॉन वॉल्यूम है, विलय विलायक का है, ध्यान देना। तो विलय की मात्रा में उपस्थित विलायक की मात्रा, दिए गए विलय की मात्रा में उपस्थित विलयन की मात्रा, ये सभी गलत है। दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, नीचे विलयन है ऊपर विलय है, ठीक है। विलय की मात्रा में विलायक कहां हो जाएगा? तो सांद्रता का आपको बता दिया, विलय की मात्रा अपॉन विलायक की, सॉरी विलयन की मात्रा न कि विलायक की। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है जिसमें घटक समान रूप से पूरे मिश्रण में वितरित नहीं रहते हैं? शर्करा विलयन, शर्करा तो समांगी है। मिट्टी, सिरका, वायु, ये सभी वायु सिरका ये समांगी है। मिट्टी में अलग अलग आपका खनिज वगैरह कण वगैरह अलग अलग प्रकृति के आपको कण देखने को मिलेंगे, इसलिए विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी में विभिन्न कण, रेत, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ असमान रूप से मिश्रित रहते हैं, तो ये असमान संगठन है। एक प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी स्टार्च को पानी में मिलाता है और देखता है कि मिश्रण न तो पूर्णतः विलयन है और न ही निलंबन है। इस मिश्रण का कौन सा गुण ये पुष्टि करता है कि ये एक कोलाइडल विलयन है? तो ये मिश्रण पूरी तरह से पारदर्शी है और प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, ये तो गलत है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन आपका कोलाइड करता है। कुछ समय बाद कण नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइड में नहीं बैठते, ये भी गलत है। तो कोलाइड में नहीं बैठते हैं ना, ये कण नंगी आंखों से दिखाई देते, ये भी गलत है। नेक्ड आई से आप निलंबन के कण देख सकते हो लेकिन कोलाइड के नहीं। ये कण प्रकाश की किरणपुंज को प्रकीर्णित करते हैं लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं ठहरते, ये करेक्ट है कोलाइड के केस में कि प्रकीर्णन करेगा प्रकाश की किरणों को लेकिन नीचे नहीं बैठेंगे, कण नीचे जमेंगे नहीं आसानी से, तो ये स्थिर अवस्था में नहीं ठहरते हैं। मतलब ये आपका कोलाइड की मुख्य विशेषता है कि प्रकाश प्रकीर्णन करेंगे, नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, नीचे नहीं बैठते हैं, पारदर्शी नहीं होते हैं। निलंबन का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म गलत है? अब निलंबन का देखो, निलंबन के कणों को निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल फिल्टर करके निलंबन को कर सकते हैं। निलंबन विषमांगी करेक्ट है। निलंबन के कण प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते, गलत है, करते हैं, यही आपको पूछा है। निलंबन के कण नग्न आंखों से बिल्कुल आप देख सकते हो क्योंकि कण बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो वायु एक समांगी मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी पूर्णतः एक समान मिश्रित होती है। कहीं से भी आप वायु का नमूना उठा लो, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं यहाँ पर नाइट्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, तो वो समांगी हो जाएगा। तो वायु हमेशा एक आपका समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निलंबन है? तो पंकिल जल, पंकिल जल में जो धूल के कण हैं, तो जल में मिट्टी के बड़े कण पानी में निलंबित रहते हैं, तो पानी प्लस मिट्टी एक निलंबनी है और जल्दी बैठ जाते हैं, अस्थिर हैं, इसलिए निलंबन है। लवण जल और सिरका सच्चे विलयन है। तो लवण जल दे रखा है यानी पानी प्लस नमक एक सच्चा विलयन है, सिरका सच्चा विलयन है, दूध एक कोलाइड है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है? जल रासायनिक अभिक्रिया से, बाकी सारी भौतिक है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने तत्वों को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये आपका एंटोनी लॉरेंट लॉवेजियर हो जाएगा। तो बात करते हैं लॉवेजियर की,
तो लवोइजियर ने तत्वों की परिभाषा दी कि वे रासायनिक अभिक्रियाओं से सरल पदार्थों में नहीं तोड़े जा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से तत्वों को आप और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हो। तत्व रासायनिक विधि से नहीं तोड़े जा सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स लॉरेंट लवोइजियर, जिन्होंने तत्वों को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है। मिश्र धातु, वायु, नींबू पानी, सोडा पानी किस श्रेणी के विलयन के उदाहरण है? समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु हो गई, वायु हो गई, नींबू पानी, सोडा पानी, सभी समांगी आपका मिश्रण हो जाएंगे। सभी में घटक समान रूप से वितरित रहते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण है मिश्र धातु, वायु वगैरह। ठीक है। एक विद्यार्थी तालाब से एकत्रित मिट्टी और पानी के विषमांगी मिश्रण को अलग करना चाहता है। मिट्टी और पानी के मिश्रण के बारे में आपकी समझ के आधार पर बताइए कि सबसे प्रभावी विधि इनको अलग करने की कौन सी रहेगी? तो क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि माध्यम में गति के आधार पर पृथक्करण करती है, तो गलत है। मिट्टी में मौजूद ठोस कण पानी में घुलते नहीं, इसलिए छानने की प्रक्रिया आवश्यक है। देखिए, मिट्टी जो विषमांगी मिश्रण, ये निलंबन में, तालाब में एकत्रित मिट्टी और पानी है तो ये निलंबित रहेंगे मिट्टी के कण, तो आप फिल्टर करके अलग कर सकते हो। वाष्पीकरण, क्योंकि ये विलायक को हटा देता है। आसवन विधि, क्योंकि क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण करती है, तो बेहतर इसका सही उत्तर है मिट्टी में मौजूद ठोस कण पानी में घुलते नहीं है, इसलिए छानने की प्रक्रिया आवश्यक है। पानी छन जाएगा लेकिन ये नहीं रहेगा, ये पीछे रह जाएगा। निलंबन है ये सारी, जिसमें बड़े कण होते हैं मिट्टी के पानी में, ये निश्चिंदन। निलंबन को आप छान कर अलग कर सकते हो, ये ध्यान देना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोलाइडी विलयन की एक विशेषता को संदर्भित करता है? कोलाइडी विलयन लगता आपको समांगी लेकिन एक्चुअल में विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विषमांगी होता है लेकिन देखने में समांगी रहता है। कोलाइडी विलयन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों वाला विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी में कण सूक्ष्म होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर होते हैं कोलाइड में। ठीक है। यदि विलायक की समान मात्रा में अधिक विलय मिलाया जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलायक की समान मात्रा, विलायक फिक्स क्वांटिटी में है लेकिन विलय आप बढ़ा रहे हो, वहां पर एक तरीके से आप संतृप्त विलयन बना रहे हो, तो अधिक विलय मिलाने से विलय की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए सांद्रता बढ़ेगी। वहां पर सांद्रता में विलय को देखा जाता है कि पूरे विलयन में विलय कितना है। यदि आप विलय मिलाते जा रहे हो अधिक, तो उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, अधिक सांद्रित हो जाएगा। एक स्थिति में वो संतृप्त हो जाएगा और अधिक विलय आप नहीं मिला पाओगे। 250 ml विलयन में 50 ग्राम विलय घुला है, तो विलयन की सांद्रता, तो ग्राम आपका मास है, ml आपका वॉल्यूम है, तो मास बटा वॉल्यूम गुणा 100 करेंगे तो सांद्रता आ जाएगी। ठीक है। मास आपका है 5 ग्राम और ये आपका विलयन है 250 ml। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 से, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितनी बार गया? 50 बार, 50 दूनी 100, 2% आपका करेक्ट हो जाएगा। विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100, ग्राम बट्टा ml गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम बट्टा ml। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? वायु, ध्यान देना, हमेशा समांगी है, और अन्य जैसे आप देखेंगे तेल और जल है ये विषमांगी है, मृदा विषमांगी है, रेत और लौह चूर्ण भी विषमांगी है। नेक्स्ट सवाल, तो बार बार फिर वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। मिश्रण को यौगिक से सर्वोत्तम रूप से विभेदित कौन करता है? तो भाई मिश्रण को भौतिक विधि से अलग कर सकते हो आप, फिल्टर वगैरह करके, लेकिन यौगिक को आप नहीं कर सकते हो। मिश्रण को भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक को पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों की आवश्यकता रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन के निर्माण के दौरान भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल में लवण का विलयन, अलग कर सकते हैं जल और लवण को वापस, तो ये तो आपका भौतिक परिवर्तन है। नींबू का रस डालने पर दूध का फटना, वापस आप दूध थोड़ा ही बना सकते हो, जब फट जाएगा तो नया पदार्थ बन गया। लवण विलयन में लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन जाता है वो रासायनिक है, वापस आप उत्क्रमणीय यानी चेंज नहीं कर सकते हो मूल पदार्थों में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एक गुण है? निलंबन के कारण थोड़े बड़े होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं और नीचे भी बैठ जाते हैं, यानी अस्थायी अवस्था रहती है निलंबन की। विलय कणों को निश्चिंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, कर सकते हो फिल्टर करके। निलंबन में तो कण बड़े होते हैं, कण जमते नहीं, जम जाते हैं भाई, स्थिर थोड़े ही रहते हैं निलंबन में। गुरुत्वाकर्षण के कारण जम जाते हैं क्योंकि एक विषमांगी प्रक्रिया रहती है। कणों को नग्न आंखों से देख सकते हो आप, बिल्कुल देख सकते हो, ये बोल रहा नहीं देख सकते हो। निलंबन एक विषमांगी, यही सही है। 50 ग्राम नमक है,
300 ग्राम जल है। तो कहने का मतलब नमक यहाँ पर आपका विलेय है, विलेय वो आपका नमक है, और ये नमक विलेय कितना है 50 ग्राम। और विलायक है, विलायक आपका क्या है यहाँ पर जल कितना है 300 ग्राम। तो आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान आपका 50/350 गुणा 100। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत किसका होता है, विलेय बटा विलेन का होता है। ध्यान देना विलायक नहीं होता है यहाँ पर, विलेन क्या होगा, विलेन होता है विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय, यही आपका विलेन होता है। इस विलेन में विलायक और विलेय को ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 50/500/35, ठीक है। इसको आप फिर कट करेंगे, जैसे मैं 5 का दूंगा तो यहाँ पर 7 बार, और 5 का दूंगा तो यहाँ पर 2 बार, ये 100/7 आना चाहिए, ठीक है। 100/7 यहाँ पर लगभग 14% के आसपास रहेगा, ठीक है, 14.28 है। विषमांगी मिश्रणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विषमांगी है यानी घटक अवयव समान रूप से वितरित नहीं है। तो मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, क्योंकि वहां पर विषमांगी है, वो पूरी पूर्णतः मिश्रित नहीं हुए हैं, तो घटक अवयव रहेगा उस मिश्रण में, उन घटक अवयवों के गुणधर्म अलग अलग मौजूद रहेंगे। घटक अपने गुण बनाए रखते हैं, अलग दिखाई देते हैं। कौन सा एक तत्व है, इसमें तत्व देखेंगे तो ऑक्सीजन तत्व है, बाकी कहीं ना कहीं आपका यौगिक है, मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। विलायक में विलेय, तो ये आपकी सांद्रता है, विलेय जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा वो सांद्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषमांगी मिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। विषमांगी एक शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक तरीके से और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं है। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, यानी उस मिश्रण में जो अवयव है ना वो समान रूप से नहीं है, उन्हें आसानी से अलग अलग आप देख सकते हो। ये करेक्ट स्टेटमेंट है विषमांगी मिश्रण का। 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ये विषमांगी मिश्रण थोड़ा ही है। ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित होते हैं तो वो समांगी हो जाएगा ना। यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तत्व, यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े रहते हैं, रासायनिक रूप से निश्चित समानुपात में संयोजित रहते हैं, ये एक यौगिक है, ये करेक्ट बात है। अस्थायी रूप से मिश्रित रहते हैं, आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, नहीं कर सकते आप, रासायनिक विधि काम में लेने पड़ेगी। किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिश्रित नहीं होते ये। एक यौगिक में तत्व, हमेशा यौगिक में तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलेन की सांद्रता को सबसे यथार्थ रूप से परिभाषित करता है। विलेन की सांद्रता यानी उसमें विलायक में कितना विलेय आप डाल रहे हो, एक्चुअल में विलायक के सापेक्ष विलित पदार्थ यानी विलेय की मात्रा कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है। यौगिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन एक तत्व है, आयरन एक तत्व है आपका लोहा, मरकरी एक तत्व है। तो यौगिक क्या है, शर्करा, शुगर है, C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। जब मिश्रण को शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन में कणों का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कण थोड़े बड़े होते, भारी होते, वो नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। तो जब कणों को शांत छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, अस्थिर अवस्था हो जाएगी। टिंडल प्रभाव का तब अवलोकन किया जाता है जब प्रकाश एक माध्यम में निलंबित बहुत ही सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है। बिल्कुल, टिंडल प्रभाव यानी प्रकाश का पथ आपको दिखाई देता है जब उस पथ में आने वाले छोटे छोटे कण हैं, हालांकि कण हैं वो विलेन से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर टिंडल प्रभाव आपका कोलाइड दर्शा सकता है, निलंबन दर्शा सकता है। तो प्रकाश एक माध्यम में निलंबित बहुत से सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है, फैलता है, वही टिंडल प्रभाव है। प्रकाश विलेन में कणों द्वारा अवशोषित होता है। प्रकाश दर्पण की ये सारी चीजें नहीं है टिंडल प्रभाव में, तब दिखता है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में निलंबित सूक्ष्म कणों को टकराकर प्रकीर्णित होती है, फैलती है। जब कोलाइडी विलीन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो देखे जाने वाले प्रभाव का नाम है टिंडल प्रभाव,
जिसमें कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, जो प्रकाश की किरणों को परिकिरणित करता है। इससे प्रकाश पुंज नीला दिखाई देता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? विषमांगी, रेत और नमक तो विषमांगी है ना, तेल में जल भी विषमांगी है, सिरका एक समांगी है, तो यही पूछा है। रेत और चीनी ये भी विषमांगी, लेकिन सिरका में होता है एसिटिक एसिड और जल होता है। समांगी विलयन है क्योंकि दोनों घटक पूर्णतः मिश्रित होते हैं और एक समान दिखते हैं, अन्य विकल्प विषमांगी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी रेत और जल हो जाएगा, शर्करा विलयन समांगी है, लवण विलयन समांगी है, वायु आपका समांगी है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलीन होने पर एक विलयन बनाता है? तो जल में विलीन होने पर विलयन बनाता है, मतलब एक समांगी, विलयन हमेशा समांगी होता है। तो लोहे का बुरादा क्या समांगी बनाएगा विलयन? नहीं। रेत भी नहीं बनाएगी जल में। सोडियम क्लोराइड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तेल भी समांगी नहीं बनाएगा। तो जल में सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो जल में नमक एक समांगी स्थिति होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? ये जो क्वथनांक गलनांक ये रासायनिक नहीं भौतिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म का मतलब आप कह सकते हो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण, ये रासायनिक चीजें हैं। तो इसमें आपको पूछा रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करते हैं। रासायनिक गुणधर्म में आपके वायु में ज्वलन हो जाएगा, एक रासायनिक चीज है। तरलता वगैरह ये भौतिक गुणधर्म है, जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हो, कहने का मतलब, और मापा जा सकता है। तो वायु में ज्वलन रासायनिक गुणधर्म है। वायु में ज्वलन क्योंकि ये पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दहन होती है, जिससे नया पदार्थ बनता है। क्वथनांक गलनांक और तरलता भौतिक गुणधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जिसे आप वापस चेंज कर सकते हो उसी अवस्था में। जंग लगता है तो जंग को वापस आप लोहे में थोड़ी बदल सकते हो, एक नई चीज बन गई जंग वहां पर। दहन हो गया, जो चीज जल चुकी तो राख बन गई, वापस वो चीज नहीं आ सकती। दहन भी एक रासायनिक चीज है। केवल जो चीज सड़ चुकी है तो वापस आप, केला सड़ गया तो वापस एकदम फ्रेश केला थोड़ा ही बना पाओगे। तो ये भी चीज है आपकी रासायनिक चीज है। क्रिस्टलीकरण जैसे आपका नमक का है, चीनी का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टलीकरण में पदार्थ केवल अवस्था बदलता है, द्रव से ठोस, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना, दहन और किण्वन में नए पदार्थ बनते हैं, वो रासायनिक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक भौतिक जल का क्वथनांक है, बर्फ का जो गलनांक चीज है, जल का जो हिमांक जो जम जाएगी, ये सभी भौतिक परिवर्तन है, जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है बर्फ का पिघलना, भौतिक है। जल का क्वथन, तो जल का जमना भी भौतिक है। मोमबत्ती का जलना भौतिक नहीं है, रासायनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पेट्रोल का दहन आपका रासायनिक है। जल का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, वाष्प से वापस जल बनाया जा सकता है। नमक और जल का मिश्रण, ये भी भौतिक अलग कर सकते हो आप। बर्फ पिघलना, तो अवस्था इसमें चेंज हो रही है और वापस आप बर्फ से जल बना सकते हो, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक यहाँ पर पेट्रोल का दहन एक ही करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक बर्फ का पिघलना भौतिक है। नमक और पानी में घुलना, कागज का काटना, ये सभी भौतिक है। लोहे में जंग लगना यानी लोहे में संक्षारण हो जाना, तो लोहे में जंग लगने से नया पदार्थ बन गया जंग, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले सवाल में आप अभिकथन और कारण देखो। साबुन का विलयन मेघमय दिखाई देता है। साबुन का जो विलयन है ना, ऐसे लगता है कि बादल मेघमय। तो कारण ये है कि साबुन की मिसेल, अब मेघमय क्यों दिखता है साबुन का विलयन? क्योंकि जो साबुन की मिसेल है वो प्रकाश की किरणों को परिकिरणित करते हैं। परिकिरणित करेंगे तो वहां पर आपको मेघमय स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपका अभिकथन और आर दोनों ही सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। साबुन का विलयन कोलाइडी होता है और जिसमें साबुन के मिसेल जो छोटे कण समूह होंगे साबुन में, मिसेल जैसे आप कहते हो, ये मिसेल प्रकाश को परिकिरणित करेंगे, जिससे विलयन मेघमय मिल्की दिखाई देंगे। तो आर अभिकथन ए का सही कारण बताता है। तो ये आपके टोटल 72 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो ज्यादातर मिश्रण, यौगिक, निलंबन इन्हीं के इर्द गिर्द थे।
अब अपन इस चैप्टर के जो भी फैक्ट रह गए हैं और इम्पोर्टेंट है और फिलहाल ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं पूछे और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इससे पहले रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये पूरा आपका 31 चैप्टर एनसीईआरटी के थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, आंतरिक अभ्यास क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम पर की पूरी ये अपनी ई बुक है। ये भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। वो मिस हो जाते हैं तो वह यहाँ पर आपको 100% मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मिश्रण में विभिन्न पदार्थ अपने गुणों को बनाए रखता है और शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से उनके अवयव में अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, ऐसे मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरह एक समान रूप से मिले होते हैं और उनकी बनावट एक जैसी होती है। समांगी में आपके जल और नमक हो जाएगा, जल में चीनी हो जाएगा और कॉपर सल्फेट और जल का हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर हो जाएगा, जल एवं एल्कोहल, ये सभी समांगी है। समांगी मिश्रण की विशेषता यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके ये मिश्रणों में एक समान वितरित होते हैं, ये पारदर्शी हो सकते हैं समांगी, जैसे नमक का घोल है। समांगी मिश्रण के गुण पूरे मिश्रण में समान होते हैं। कहीं से भी आप अवयव का नमूना लेंगे तो वहां पर आपको जो कंसंट्रेशन वगैरह है, रंग है, वो सेम देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अवयवों की मात्रा के आधार पर रंग या तीव्रता भिन्न हो सकती है। मिश्रण, एक मिश्रण से दूसरे मिश्रण में संगठन अलग अलग हो सकता है, उसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। क्रियाकलाप के फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। समांगी मिश्रण एक ही पदार्थ, जैसे कॉपर सल्फेट के दो अलग अलग घोल आपने लिए, उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा अलग अलग हो सकती है, इससे उनकी रंग की गहराई है वो अलग होगी। इसका कारण यह कि मिश्रण में घुले पदार्थ की मात्रा मिश्रण के गुणों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, यहाँ पर विषमांगी में अवयव एक समान रूप से नहीं मिले होते हैं, जैसे नमक और लोहे की छिलन है, जल और तेल है, नमक और सल्फर है, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम क्लोराइड का, इन दोनों के साथ कॉपर सल्फेट के साथ इन दोनों का मिश्रण, ये भी विषमांगी है। दूध भी एक विषमांगी मिश्रण है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें वसा बहुत ही बारीक कणों के रूप में जल में निलंबित रहती है। तो विशेषता यही है, विषमांगी में अवयव अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, गुण पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होते हैं, भौतिक विधियों से आप आसानी से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने विलेन के बारे में पढ़ा। विलेन एक समांगी मिश्रण है, एक सच्चा विलेन ट्रू। घुलने वाला पदार्थ विलेय पूरी तरह घुलनशील में घुल जाता है, अर्थात विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलेन का आपने देख लिया कौन कौन से किस्में विलेन होते हैं। इसमें एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलेय जो कम मात्रा में है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट, यहाँ पर विलेन के प्रकार में आपका ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैसीय विलेन होता है। गैस में जो वायु है इनका आपस में, ठोस विलेन मिश्र धातु अपने आप में एक ठोस विलेन है, जैसे पीतल है। मिश्र धातु, ध्यान देना कैसा विलेन है, मिश्र धातु ठोस विलेन है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। द्रव विलेन नींबू जल, टिंचर आयोडीन में आयोडीन और अल्कोहल होता है। मिश्र धातु धातुओं का समांगी मिश्रण है, इसीलिए यहाँ पर विलेन बोल रहा हूं, समांगी है। इन्हें मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को ये दर्शाते हैं। घटकों के गुणों को दर्शाते हैं मतलब मिश्र धातु के अंदर मौजूद धातुएं पूरी तरह अपनी पहचान नहीं खोती है। उदाहरण, स्टील में लोहे की मजबूती और कार्बन, स्टील में लोहा और कार्बन होता है, दोनों के गुण उसमें मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर विलेन की विशेषताओं की बात करें तो समांगी होता है। कणों का आकार, विलेन के कण बहुत छोटे होते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन नहीं कर सकते, मतलब टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएंगे क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं, स्थायी तो रहेंगे। विलेय कण नीचे नहीं बैठते इसलिए स्थिर रहेगा। छानने की असंभवता है, छानने से विलेन को विलायक से अलग आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर सांद्रता की बात करें विलेन की, तो तनु विलेन, विलेय की मात्रा कम होती है, सांद्र में विलेय की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट, संतृप्त विलेन। तो विलेय की जब अपन सांद्रता के विलेन की बात कर रहे हैं तो एक निश्चित तापमान पर विलेन में अधिकतम विलेय घुल चुका होता है। संतृप्त में और अधिक आप विलेय नहीं घोल सकते हो। जैसे अपन मैं जल में नमक डाल रहा हूं, क्या नमक में जल में अनलिमिटेड 1 लीटर जल ले लिया, क्या उसमें अनलिमिटेड नमक डाल सकता हूं? एक लिमिट में ही नमक उसमें घुल सकता है, वो लिमिट ही संतृप्त विलेन, लास्ट लिमिट जिसमें नमक घुला हुआ है, उससे ज्यादा नमक डालेंगे तो वो नहीं घुल पाएगा, तो वो संतृप्त विलेन है। इसमें विलेय मैक्सिमम आ चुका है उस निश्चित तापमान पर। असंतृप्त में यदि विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो, भाई जब संतृप्त में मैक्सिमम विलेय आ चुका है और असंतृप्तता में विलेय की मात्रा कम हो, उसे असंतृप्त विलेन आप कहेंगे। विलेन में घुलनशीलता, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलेन में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को घुलनशीलता कहते हैं। कितना मैक्सिमम विलेय उसमें घुल चुका है, यानी उससे ज्यादा विलेय नहीं घुल सकता है, वही घुलनशीलता हो जाएगी। प्रत्येक पदार्थ की घुलनशीलता एक निश्चित तापमान पर निश्चित होती है। संतृप्त विलेन में और विलेय उसमें नहीं घुलता है। संतृप्त विलेन को ठंडा करने पर विलेय के कण अवक्षेपित हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम विलेय आ चुका है, घुलनशीलता कम हो जाती है।
और गर्म करने पर अधिक विलय घुल सकता है, जिससे असंतृप्त विलयन बन सकता है। गर्म करने पर असंतृप्त हो सकता है वापस, क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर पर उसकी संतृप्तता रहती है। सांद्रता मापने की विधियां ऑलरेडी सवालों में आ चुकी है, 3 टाइप की रहती है। द्रव्यमान प्रतिशत है, इसमें ऊपर विलय का द्रव्यमान है, नीचे विलयन का है। द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत है, ऊपर विलय का द्रव्यमान है, नीचे विलयन का आयतन है। आयतन प्रतिशत है, ऊपर विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन है। और इनसे आपने एक न्यूमेरिकल का सवाल भी देखा था, जिसमें नीचे आपको विलयन का रखना है, विलयन में विलय और विलायक दोनों को ऐड करते हुए आप सवाल करते हो। निलंबन में थोड़े कण बड़े होते हैं, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस कण यानी विलय द्रव या अन्य माध्यम में पूरी तरह से घुलते नहीं है, उसमें निलंबित रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। उदाहरण मिट्टी और जल का मिश्रण लेंगे तो उसमें गंधला जल आप बोल सकते हो। मिट्टी के कण उसमें तैरते रहेंगे, नीचे जम जाएंगे, तो स्थिर अवस्था नहीं है। चौक पाउडर और जल का मिश्रण निलंबन है। रेत और जल का मिश्रण निलंबन है। दवाइयों में भी सस्पेंशन सिरप है, तो उपयोग से पहले हिलाना पड़ता है क्योंकि कण नीचे बैठ जाते हैं। पेंट भी एक निलंबन है। निलंबन के गुण में एक तो ये विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी है, समान रूप से उनके घटक अवयव वितरित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कणों की दृश्यता। निलंबन के कण अपन आंखों से देख सकते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और जो इसे विलयन में कण का आकार जो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है उससे अलग करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जो आपने देखा विलयन में नहीं होता, लेकिन निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग आपको दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण में निलंबन में जब गंधले जल में टॉर्च की रोशनी डाली जाती है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर कण बड़े हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं। निलंबन के तैरते कण पर प्रकाश किरण टकराकर परावर्तन होकर किरण हमारे आंखों तक आती है और हमें प्रकाश पथ दिखाई देता है। अस्थायी तो स्थायी नहीं होता है, निलंबन हमेशा अस्थायी है, क्योंकि इसे आप शांत छोड़ देंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण निलंबित कण नीचे बैठ जाएंगे। छानने के द्वारा इसे आप पृथक्करण कर सकते हो। निलंबन के कण बड़े होते हैं तो छानन विधि द्वारा फिल्टर करके आप आसानी से अलग कर सकते हो। कोलाइडल विलयन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल विलयन का एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें कण समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दिखने में ये कोलाइडल विलयन है ना, ये आपको समांगी दिखेगा, इतने छोटे कण होते हैं, लेकिन है विषमांगी मिश्रण, फैलकर पूरे माध्यम में वितरित होते हैं। ये विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। ये विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आपको समांगी जैसा दिखता है। तो दूध, कोहरा, पेंट, ये सभी कहीं ना कहीं आपका कोलाइड हो जाएगा। तो कोलाइडल विलयन की संरचना की बात करें तो इसमें 2 प्रावस्था है। एक तो आपका प्रेक्षित प्रावस्था है, एक प्रक्षेपण माध्यम है। तो प्रक्षेपण माध्यम को मैं कहूंगा ये विलायक है, एक तरीके से ऐसे समझिएगा, और प्रावस्था है ये विलय है। ठीक है, तो ये वह पदार्थ है जो कोलाइडल कणों के रूप में मिश्रण में फैला होता है, विलय के समान होता है। जैसे दूध में वसा के कण, तो वसा के कण प्रक्षिप्त प्रावस्था है। दूध प्रक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम है, माध्यम जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, विलायक के समान है। उदाहरण दूध में जल। कोलाइडल विलयन की प्रकृति इन दोनों घटकों की अवस्था, ठोस, तरल, गैस पर निर्भर करती है। कोलाइडल कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच का होता है, मतलब विलयन का 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और निलंबन का 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की स्थिति है कोलाइड की। ये आकार विलयन के कण जो 1 नैनोमीटर से छोटा और निलंबन के कण जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो इनके बीच की स्थिति है। कोलाइडल कण नग्न आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। तो टिंडल प्रभाव होता है जिसमें कोलाइडल कण होते हैं, वो दर्शाते हैं। तो कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्ण यानी फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखता है। इसे आप टिंडल प्रभाव कहते हो, क्योंकि इसकी खोज जॉन टिंडल ने की थी। अब टिंडल में जैसे दूध और जल का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, दूध और जल है, जबकि कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट और जल है, ये आपका एक सच्चा ट्रू विलयन बनाएगा, जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि कोलाइडल नहीं है। कोलाइडल आपका दूध और जल का मिश्रण है। प्राकृतिक उदाहरण में कमरे में छोटे छिद्र से आने वाले सूर्य की किरणों आप देखते हैं, धूल के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं और आपको सूर्य के पथ का, जो किरणों के पथ का दिखाई देता है। कोलाइडल विलयन की गुण है, एक तो ये विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं है। दूध में वसा के कण असमान रूप से वितरित होते हैं। कणों की अदृश्यता यानी कोलाइड के कण नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, छोटे होते, प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित जरूर कर देते, फैला देते, तो टिंडल प्रभाव ये दर्शाएगा। कोलाइडल कण सामान्यतः स्थायी होते हैं और शांत छोड़ने पर तल पर नहीं बैठते, हालांकि लंबे समय तक ही बैठ जाएंगे। कोलाइडल कणों को सामान्य छानन विधि से पृथक नहीं कर सकते, जिस प्रकार आपने देखा निलंबन में कर सकते हैं, क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं। इन्हें अपकेंद्रण विधि, विद्युत अपघटन या अन्य विशिष्ट तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। कोलाइडल विलयन के उदाहरण जो काफी इंपोर्टेंट है, इसमें एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, एक माध्यम है। माध्यम को एज आप विलायक लीजिए, यानी ये ज्यादा क्वांटिटी में है, ये आप विलय लीजिए जो प्रावस्था है। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे एरोसोल में
एरोसोल में मेन चीज क्या है, मेन जो माध्यम है वो गैस है, एयर है, ठीक है। उस गैस में जब दरो आएगा जो कम है, ठीक है, तो वो बनाएगा कोहरा। कोहरा आप देखते हो, कोहरा में ज्यादातर गैस है और दरो कम है। बादल में ज्यादातर आपका गैस है, दरो कम है। कुहासा में गैस है और दरो कम है, तो इसे आप एरोसोल कहेंगे। जो एरोसोल गैस में दरो है वही एरोसोल गैस में ठोस का भी है। गैस में भाई ठोस के कण भी आ सकते हैं ना, दरो क्या है तो ठोस के आ सकते हैं, इसे भी एरोसोल कहेंगे आप। तो धुआं, धुआं गैस में ठोस के कण है कार्बन के। संचालित वाहन का निसार एग्जॉस्ट, उसमें भी ठोस के कण आते हैं गैस में। अब बात करते हैं गैस और दरो। दरो यहां पर ज्यादा है, विलायक है, प्रक्षिप्त माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम है आपका, और गैस प्रक्षिप्त प्रावस्था है। दरो ज्यादा है तो गैस। अब पानी ज्यादा, उसमें गैस आप जैसे कभी ट्राई करते हो कि पानी में आपने कोई भी गैस को वहां पर ट्राई किया तो आपको फॉर्म ऐसे झाग टाइप देखने को मिलेगा। तो ये दरो ज्यादा गैस कम तो फॉर्म देखने को मिलेगा। शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। दरो में दरो को इमल्सन कहते हैं। दूध है दरो में दरो, ठीक है, दूध खुद दरो है, उसमें यदि घी वगैरह, मक्खन वगैरह, तेली चीजें वो भी लिक्विड में है। फेस क्रीम है, ये इमल्सन है। एरोसोल में देखिए, आपने देखा एयर में सॉलिड है, लिक्विड है, लेकिन सॉल में दो चीज, एक तो यहां पर दरो में ठोस, सॉल क्या होगा, दरो में ठोस यानी दरो ज्यादा है। मैग्नीशियम मिल्क एक सॉल है, कीचड़ एक सॉल है, जहां पर ये वाली प्रक्षेपण माध्यम है वो आपका दरो है, यानी वो ज्यादा है। तो कीचड़ में लिक्विड ज्यादा है, ठोस कम रहता है। मैग्नीशियम मिल्क में भी लिक्विड ज्यादा, ठोस कम। फॉर्म में ऊपर देखा आपने, दरो में यदि गैस आ जाए तो फॉर्म का निर्माण करती है। ठोस में यदि गैस आ जाए तो भी फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म, स्पंज, प्यूमिस, रबड़। जेल ठोस में यदि दरो आ जाए, ठोस ज्यादा दरो कम, तो ठोस ज्यादा दरो कम जेली है, पनीर है, मक्खन है, ठोस ज्यादा और लिक्विड कम है। ठोस का ठोस में ठोस सोल कहते हैं। जिस प्रकार दरो में ठोस आपका सोल है तो ठोस का ठोस को ठोस सोल कहेंगे। रंगीन पत्थर, दूध या कांच, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पता, पदार्थ के वे गुण जिन्हें हम अवलोकन और माप के द्वारा समझ सकते हैं बिना किसी रासायनिक संगठन को बदले, वो आपका भौतिक गुणधर्म हो जाएगा। जैसे रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक, अवतनांक, ये सारी चीजें हैं। भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या स्वरूप बदलता, लेकिन इसका रासायनिक संगठन और रासायनिक प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। इसमें आप देखेंगे भौतिक परिवर्तन में जल का बर्फ में बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ, जल और वाष्प की भौतिक गुण है, ये सारी इजी चीजें हैं। रासायनिक गुण है पदार्थ के वे गुण जो रासायनिक व्यवहार को दर्शाते हैं, जैसे कि ज्वलनशीलता, जंग लगना, ऑक्सीकरण, अपचयन, अम्लक्षार अभिक्रिया, रासायनिक गुणधर्म है। खाना पकाने वाला तेल हवा में जलता है, जल आग को बुझाता है। देखिए ज्वलनशील है, अलग अलग आप काम देखेंगे। खाना पकाने वाला तेल हवा में जलता है और जल आग को बुझाता है, गैर ज्वलनशील है। तेल और जल के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ये वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल सकता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई तो पीछे राख, नई चीज बनेगी, वापस लकड़ी थोड़ी ला सकते हो आप, तो वापस उसे चेंज नहीं करवा सकते हो। तो वो आपका यहाँ पर रहता है अनुत्क्रमणीय, जो कि रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जलने में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। नेक्स्ट यहाँ पर भौतिक रासायनिक में जैसे लकड़ी और कागज का जलना, जल चुके नया पदार्थ बना, रासायनिक है। फलों से सलाद बनाना है तो फल ही सलाद बना रहे तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, भौतिक परिवर्तन है, वापस आप उन्हें अलग कर सकते हो। विद्युत तरंग जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना रासायनिक है, क्योंकि नया पदार्थ जंग बन चुका। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पेड़ों को काटना भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। H2O एक यौगिक है जिनका प्रत्येक अणु एक ही रासायनिक संरचना रखता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और पानी में मौजूद हर अणु में H2O ही होता है, पर नहीं कि कभी H2O2, कभी HO, कभी OH- हो जाए। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। तो इनमें आप रासायनिक संगठन के आधार पर 2 मुख्य भाग है, तत्व और यौगिक है। तत्व एक वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक विधि द्वारा किसी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता और ये एक ही प्रकार के परमाणु को मिलकर बना होता है। इस प्रकार काफी चैप्टर बड़ा है। यौगिक का आपको ऑलरेडी सवालों में बताया जा चुका है। मिश्रण और यौगिक में अंतर यही है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक का रासायनिक संयोजन निश्चित अनुपात होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक होता है, केवल तत्व होता है।
वो निश्चित अनुपात नहीं होता, लेकिन यौगिक में होता है। नया पदार्थ बनता है यौगिक में, कोई नया पदार्थ नहीं बनता मिश्रण में। घटकों का पृथक्करण आप मिश्रण में भौतिक विधियों से आसानी से पृथक कर सकते हो, लेकिन जब यौगिक की बात आती है तो केवल रासायनिक विधि या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से ही पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोहे और सल्फर को मिलाने पर मिश्रण के तथ्य। लोहा और सल्फर को मिलाने पर केवल भौतिक परिवर्तन हुआ। चुंबकीय गुण मौजूद रहे, लोहा चुंबकीय और आकर्षित हुआ। रंग व बनावट असमान रहे, लोहा भूरा सल्फर पीला रहा। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल गया, लोहा अलग रहा। तनु अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस निकली। घटक अपने गुण बनाए रखते हैं। लोहे और सल्फर को पीसकर मिलाया और तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म किया, फिर ठंडा किया तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा नया पदार्थ बना, लोहो सल्फाइड। चुंबकीय गुण नष्ट हो गए, FeS चुंबक से आकर्षित नहीं होगी और एक समान रंग और बनावट काला व चमकदार। FeS कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशीलता कम हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में एक चीज रह जाती है, मिश्रण के घटकों का आप पृथक्करण कैसे करेंगे मिश्रण में। तो पृथक्करण की सामान्य विधि हाथ से चुनना, छलनी काम में ले रहे हो, अपकेंद्रण विधि काम में ले रहे हो। तो यहाँ आप सबसे पहले बात करते हैं स्याही से रंग वाले घटक, डाई या नीला काला रंग है इसका पृथक्करण। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही क्या है? जल के अंदर रंग डाला, अतः विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो स्याही है ना, स्याही जैसे नीला काला रंग हो गया, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण होता है, जल में रंग का मिश्रण। अतः विलायक क्या है? जल है और विलेय पदार्थ रंग है। इसको वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हो, जल है, बीकर है, वॉच है, आपका ऊपर वॉच ग्लास में स्याही है और वाष्प है, तो यहां से पृथक हो जाएगा आपका जल। दूध से क्रीम का पृथक्करण आप केंद्रण से कर सकते हो। ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी मिश्रण को तेजी से घुमाकर उसके घटकों को उसके घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है। जब मिश्रण को तेज गति से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। अब केंद्रण, जो दूध एक मिश्रण है जिसमें जल और क्रीम होता है, तो क्रीम के कण बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, छानने से अलग नहीं होते, तो अपकेंद्रण विधि से उन्हें अलग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपकेंद्रण विधि में प्रयोगशाला में उपयोग होता है, डेयरी घर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है। दो अघुलनशील दरों के मिश्रण का कैसे पृथक्करण करेंगे? जो आपस में घुलनशील नहीं है तो पृथक्करण की पाता है। जो अघुलनशील है, जब दो दरों आपस में नहीं मिलती हैं, जैसे तेल और पानी है, तो अघुलनशील दरों का पृथक्करण घनत्व के अंतर के आधार पर है। पानी भारी है तो नीचे है, तेल ऊपर है, तो कीप की सहायता से आप कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नमक तथा कपूर के मिश्रण का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन से होगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। और कपूर आपको पता है एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और जिसको आप गर्म करेंगे, तो जब हम ऐसे ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातन योग्य जैसे कपूर है वो सीधे गैस बनकर उड़ जाता है। तो जब किसी मिश्रण में दो घटक हो, एक जो ऊर्ध्वपातज हो जैसे कपूर है, दूसरा ऊर्ध्वपातन नहीं हो जैसे नमक है, तब ऊर्ध्वपातन विधि से उन्हें अलग कर सकते हैं। कपूर नमक हो जाएगा, गर्म करने पर केवल कपूर गैस बनकर उड़ जाएगा, नमक पीछे बच जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते ही पांचवी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण है। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, अर्थात जिसमें एक विलयन में घुले विभिन्न अवयव को उनकी घुलनशीलता और अवशोषण क्षमता के अंतर के आधार पर अलग किया जाता है। यानी यहाँ पर विलायक एक ही है लेकिन उसमें विलेय अलग अलग है, तो उनकी अलग अलग घुलनशीलता रहेगी विलेय की, उस बेस पर उन्हें पृथक करेंगे। तो इसके लिए एक क्रोमेटोग्राफी जो पेपर रहेगा उसकी आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पर काली स्याही में डाइयों का पृथक्करण के लिए पेपर तैयार करना, क्रोमेटोग्राफी पेपर तैयार करना, फिर विलायक तैयार करना, पेपर को सेट करना और उसके बाद प्रेक्षण, अलग अलग अवशोषण क्षमता रहेगी पेपर में, स्याही अलग अलग अवशोषित होगी तो उसमें वो आप अलग कर पाएंगे स्याही को। काली स्याही एक मिश्रण है जिसमें कई रंग होते हैं। क्रोमेटोग्राफी डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए। अब दो घुलनशील दरों के मिश्रण को अलग करने की, अब दोनों ही दर घुलनशील हैं, उसके लिए आसवन और प्रभाजी आसवन विधि काम में आती है। ये घुलनशील दरों के मिश्रण को उनकी क्वथनांक के आधार पर पृथक करता है। घुलनशील है लेकिन उनका क्वथनांक अलग अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब दो दरों आपस में घुले हो और उनकी क्वथनांक, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो साधारण आसवन विधि और प्रभाजी आसवन दोनों अलग अलग हैं। तो साधारण आसवन विधि
तब प्रयोग लेते हैं जब दो दरों आपस में घुले हो और उनके क्वथनांकों में 25 केल्विन या उससे अधिक का अंतर हो। 25 केल्विन या उससे कम के अंतर में प्रभाजी आसवन काम में लेंगी। जब अंतर 25 केल्विन या उससे अधिक हो, जैसे जल और एसीटोन, इसमें अंतर 25 केल्विन से अधिक है, तो ये 25 केल्विन ले लो, सेंटीग्रेड ले लो, यानी 25 है। मान दोनों में फिक्स रहेगा, केल्विन और सेंटीग्रेड में अंतर, सेंटीग्रेड को केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो गैप फिर वही 25 का रहेगा दोनों में। तो मिश्रण को आसवन फ्लास्क में गर्म किया जाता है। एसीटोन पहले उबलकर वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एसीटोन और जल है ना, तो इसे गर्म करेंगे तो एसीटोन पहले भाप बनेगा, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, तो कम टेम्परेचर पर ये पहले ऊपर उड़ जाएगा और उन्हें संघनित करके अलग कर देंगे। तो इस प्रकार ये अलग हो जाएगा। प्रभाजी आसवन में जब अंतर 25 केल्विन से कम हो, उस केस में प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। ये ही लाइन से एग्जाम में सवाल आता है। जैसे वायु से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन गैसों को अलग करना जिनमें क्वथनांक 25 केल्विन से कम हो। कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनका क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है, तो वहां पर प्रभाजी आसवन काम में लिए जाते हैं। तो मिश्रण को प्रभाजी स्तंभ युक्त आसवन फ्लास्क में गर्म किया जाता है। वाष्प ऊपर चढ़ते हुए प्रभाजी स्तंभ में मौजूद ठंडी सतहों से टकराकर कई बार संघनित और वाष्पित होती है। जिसका क्वथनांक कम होता है वो ऊपर तक पहुंचना और संघनक से होकर अलग किया जाता है। तो उच्च क्वथनांक वाले पदार्थ नीचे रह जाते हैं। इस टाइप से अलग प्रभाज यहाँ पर प्रभाजी कॉलम काम में लिया जाता है। तो ये थी आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर प्रभाजी स्तंभ का रहता है। नेक्स्ट आपका वायु से गैसों का पृथक्करण है। तो वायु एक समांगी मिश्रण है, इसमें कई गैसें मिली होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2। इन गैसों का पृथक्करण उनके क्वथनांक के आधार पर प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो यहां पर भी प्रभाजी आसवन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, इनका क्वथनांक अलग अलग रहता है। नाइट्रोजन का -196, ऑक्सीजन का -183, ऑर्गन का -186 है। वायु में प्रतिशत नाइट्रोजन का अधिक होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर जब वायु को ठंडा किया जाता है तो जिस गैस का क्वथनांक सबसे अधिक होता है वह सबसे पहले संघनित होकर दरों में बदलती है। ये ध्यान देना, जब अपन ठंडा करेंगे कम से कम ऋणात्मक मान, ध्यान देना, जब वायु को ठंडा किए जिस गैस का क्वथनांक सबसे अधिक है, माइनस में ज्यादा है तो वो क्वथनांक अधिक नहीं है, वो कम ही है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा कम से कम ऋणात्मक मान है तो उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो वायु को ठंडा करेंगे तो पहले ठंडा कौन सा होगा, जिसका क्वथनांक अधिक होगा, वो पहले संघनित होकर दरों में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है उसे दरों बनने के लिए सबसे कम ठंडा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गैसों के लिए संघनन बिंदु उनके क्वथनांक के बराबर होता है। ये ध्यान देना है। क्वथनांक दरों से गैस में बदलना, संघनन गैस से दरों में कन्वर्ट होना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो संघनित होगी ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है। उसके बाद ऑर्गन है, सॉरी, ऑक्सीजन का क्वथनांक अधिक है, दिखने में कम है लेकिन माइनस में है तो वो अधिक है। तो जिसका क्वथनांक अधिक है वो पहले संघनित होगी, ये ध्यान देना है। और क्रिस्टलीकरण एक ऐसी विधि जिसके द्वारा अशुद्ध ठोस पदार्थ को उनके विलयन से शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये प्रक्रिया संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर आधारित है। अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना, तो वहां पर क्रिस्टलीकरण की विधि, अशुद्ध कॉपर सल्फेट को जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है, जल की न्यूनतम मात्रा में, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट ज्यादा हो उसमें। विलयन को छानक पत्र, फिल्टर पेपर के माध्यम से छाना जाता ताकि अघुलनशील अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाए। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल सामान्यतः एक समान और नियमित आकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लगभग आपके काफी इंपोर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप PDF में बाकी देख पाएंगे। जो एग्जाम योग्य, जो एग्जाम में आते हैं पॉइंट, वो आपको बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और तब तक आप यदि ये ई बुक नहीं ली है तो हमारे टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप या फिर toptrendingGK.in वेबसाइट से ले सकते हो। कूपन कोड TGRAM25 यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो।